हूँ। कल मैं सीटेट का नोटिफिकेशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया था। अब आज नई रणनीति के साथ सोशल साइंस वालों के लिए हिस्ट्री, जो सीटेट में सिलेबस है, तो हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। कक्षा 6 की NCERT अध्याय 1। इसमें हम जानने के प्रयास करेंगे कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन सी घटनाएं घटी हैं। इसमें हम प्राचीन काल से आधुनिक की ओर विभिन्न घटनाओं का क्रम जानेंगे। घटनाओं के क्रम में प्राचीन कालीन जनजीवन कैसा था, मध्यकालीन जनजीवन कैसा रहा और आधुनिक कालीन जनजीवन कैसा रहा। इस प्रकार एक क्रमिक विकास देखा जाएगा इसके अंतर्गत। तो इस पाठ में हमको उसी का अध्ययन करना है कि मानव पहले कंदराओं गुफाओं में कैसे रहा, उसके बाद कबीलाई पद्धति कैसे आई, उसके बाद नगर, महानगर, साम्राज्य, इनका उदय कैसे हुआ। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं। ये बड़ी रोचक ढंग एक कहानी है जो एक रसीदा नाम की लड़की है। इस कहानी के माध्यम से उसको समझाया जा रहा है कि कैसे पता लगाएं इतिहास के बारे में अपने, या किसी खबर के बारे में जो बीत चुकी है। तो उसको बताया गया है या तो आप रेडियो सुन लें, या टेलीविज़न देख लें, या अखबार के माध्यम से आप उसको जान सकते हैं। उसके बाद है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत में जनजीवन में जो जो लोग थे उनके बारे में, जैसे आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो कुछ तथ्य अब देखते हैं। यहाँ पे नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी किया करते थे। तो क्वेश्चन यहीं से उठता है, तो इसको अब अंडरलाइन करना आप लोग कि सबसे पहले जीवन जो हुआ ये नदी के तट पर लाखों वर्ष पहले। तो ये हुआ मानव की उत्पत्ति, तो नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कहाँ, तो नर्मदा नदी का तट। अब इसके आगे बताता है कि अब उत्तर पश्चिम की सुलेमान या किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो आइए मैप में चलते हैं। ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। किरथर की पहाड़ियों को पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती करें। क्वेश्चन फिर यहाँ से बनेगा कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान या किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ जिसमें स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया और उसी के साथ पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। ठीक, तो क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम गेहूं और जौ का उत्पादन किन क्षेत्रों में किया गया, या सर्वप्रथम कहाँ के लोग या किन क्षेत्रों के लोगों ने पशुपालन और खेती करना सीखा और ग्रामीण गांवों में भी निवास करना वो सीख गए। तो उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ ऐसी दो जगह हैं जहाँ का मानव सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना, पशुपालन करना और गांवों में निवास करना। तो अभी नर्मदा पे जो हमने देखा तो वहाँ क्या था, वहाँ गुफाओं में रहने वाले लोग थे, आखेटक, शिकारी, घुमंतु प्रवृत्ति के लोग। अब यहाँ लोग गांवों में निवास करने लग गए हैं। तो पहले की सभ्यता नर्मदा नदी वाली, उसके बाद किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। ये मुख्यतः पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर पे हैं किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ ये, और ये है अपनी नर्मदा नदी। उसके बाद आगे है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को पता लगाओ। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि विंध्य के उत्तर का वह क्षेत्र
जहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती की गई। अभी हमने किरथर और सुलेमान में देखा कि वहाँ गेहूँ और जौ की खेती की गई थी। अब विंध्य के उत्तर की बात हो रही है, मतलब गंगा के मैदानी वाला क्षेत्र, तो वहाँ पे चावल की खेती हुई। तो देख लेते हैं विंध्य का पर्वत और गारो खासी। ये गारो पहाड़ियाँ मेघालय की, और ये मध्य प्रदेश राजस्थान से छोटा नागपुर पठार तक है विंध्य की श्रेणी। अब आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको अंडरलाइन कर लो, इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लो। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु नदी थी जो, उसके आसपास इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ, तो वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ। जबकि गंगा नदी जो तटवर्ती और समुद्री तटवर्ती इलाका है, वहाँ 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। तो आरंभिक नगरों का विकास सिंधु सभ्यता में हुआ, जो कि 4700 वर्ष पूर्व हुआ, और उसकी सहायक नदियों पे। उसके बाद जो है नगरों का विकास कुछ गंगा नदी के किनारे और समुद्र तटीय इलाकों में हुआ, तो 25 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। ऊपर थोड़ा मैप में देख लो आप, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ ये दी हुई हैं। ये गंगा नदी। अब अगला पैराग्राफ है, गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध बिहार के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो बिहार में है, तो ये पूछेगा कि गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, या पूछ सकता है वर्तमान में किस राज्य में है। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्राचीन में मगध के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में बिहार राज्य में है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इस पैराग्राफ का कुल मिला के ये अर्थ निकला कि लोग एक दूसरे के नज़दीक आए, एक दूसरे के विचार को जाने समझे, प्रभावित हुए, और संस्कृतियों का मिलन हुआ, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का मिलन हुआ। इस पूरे पैराग्राफ का ये अर्थ है। अब आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं, इस बारे में देखते हैं। तो पहाड़ी पर्वत और समुद्रों के इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ही ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ये इसकी झलक हमको पहले वाले पैराग्राफ में देखने को मिली, जहाँ लोग पर्वत पठार और दर्रों को पार करके आवागमन हुआ, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किए। ये उसका परिणाम है। उसका परिणाम क्या हुआ, तो ये हुआ कि सांस्कृतिक परंपराओं की समृद्धि हुई और संगीत, पत्थर को तराशने, भोजन बनाने की नई नई तकनीकें, नए नए भोज्य पदार्थों की खोज हुई। उसके बाद ये एक कोटेशन है, इसको जरूर याद कर लेना। अब आते हैं देश के नाम, मतलब देश का नाम कैसे पड़ा। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत को संस्कृत में किस नाम से जाना गया है या जाना जाता है, तो ये है सिंधु। इस पैराग्राफ को याद रखना, ये क्वेश्चन आता है सीटेट में कि भारत को संस्कृत से किस नाम से पुकारा जाता है, तो सिंधु नाम से। इंडस, इंडिया, इंडस से इंडिया बना।
अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो इंडिया नाम किसने दिया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर है ईरानी और यूनानियों ने। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो उस कबीले का नाम था भरत कबीला, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा था, भरत कबीले के नाम पर। उत्तर पश्चिम में जो इसमें जिक्र हुआ है कि रहने वाले लोगों का एक समूह था, तो वो कोई और समूह नहीं बल्कि भरत कबीला था। ऋग्वेद याद रखना और 3500 वर्ष। इस पैराग्राफ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद कोटेशन देख लो, ये कोटेशन याद रखना। अब अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं। पांडुलिपि किसे कहते हैं? हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय के उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। भोजपत्र याद रखना, बुर्ज नामक पेड़, मैन्यूस्क्रिप्ट और पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते हैं। ये 4 पॉइंट इसमें ज़रूर नोट कर लेना। अब आगे देखते हैं। इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया था, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोगों के लिए होता था। इसको याद रखना, आम लोगों के लिए किस भाषा का प्रयोग होता था? प्राकृत भाषा का प्रयोग। ये क्वेश्चन बनता है। जो बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, उसको नोट करते जाना। अब हम अभिलेखों की बात करेंगे, तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो अभिलेख ऐसे लेख जो पत्थर या कठोर धातु पर लिखे गए थे। तो सिर्फ इसमें पत्थर और कठोर धातु को याद रखना बस। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इस कोटेशन को याद रखना। 2500 वर्ष पुराना एक ये अशोक का है, तो इसको याद रखना। ये अरामेइक, यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों में लिखा गया है अफगानिस्तान का कंधार। तो इसको याद रखना, कोटेशन जरूर याद रखना। कुछ याद रखो या ना रखो, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला पैराग्राफ देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ अवशेष मिले हैं जो, तो इनको याद रखना कि ये कहाँ से मिले हैं। एक ये कोटेशन 47 वर्ष पूर्व, तो 47 वर्ष पूर्व हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, और 2500 वर्ष पूर्व ये गंगा घाटी और तटीय समुद्री इलाका पढ़ा था, तो वहीं का दिया गया है, तो उसको याद रखना, उससे लिंक कर देना। इसको का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। इससे कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की ईंट, कुछ धातु की बनी होती हैं। ऐसे तत्व कठोर अथवा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों, हड्डियों ढूंढते हैं, उन्हें यह जानने की मदद मिलती है। ये सभी क्या है? ये सभी ऐतिहासिक तत्व की खोज के स्रोत हैं, जो भी हैं, हड्डियाँ वगैरह। तो इनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, रेयर कंडीशन हो तभी पूछा जाता है, अन्यथा नहीं पूछा जाता यहाँ से। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुता कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? अब अगला पैराग्राफ है पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का, ये आ गया स्रोत, जो हमने पिछला पढ़ा अभी कि
कि मृण भांड और चांदी के सिक्के, ऐसी जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनको स्रोत कहते हैं। इतिहासकार इनको स्रोत बोलते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं। ये अतीत के अध्ययन में सहायता करती हैं जो भी स्रोत प्राप्त होते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की सहायता से जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब है अतीत एक या अनेक। इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के बीच जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल का संग्रह कर प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन आता है, शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन पर शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। कुछ हैं सिंधुकालीन जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि नहीं पढ़ी गई है, उसके बाद की लिपियाँ पढ़ी जा सकी हैं अभी तक। तिथियों का मतलब, कुछ तिथियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तिथियां, ईसवी सन और ईसा पूर्व। तो इसको समझना। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व, ईसा से पहले मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले वाली तिथियों को ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली तिथियों को ईसवी सन बोलते हैं। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करें। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, ईसा पूर्व और ईसवी सन में क्या अंतर है या किसको बोलते हैं? तो ईसा मसीह के जन्म के तारीख के पहले और बाद से गणना की जाती है इसकी। इस कोटेशन को अच्छे से पढ़ लेना, तो इसमें सब मिल जाएगा। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। अंग्रेजी में बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व हिंदी में। कभी कभी कुछ तिथियां पहले एडी, हिंदी में ईसवी, एडी को बोलते हैं, जबकि बीसी ईसा पूर्व को बोला जाता था। लिखी जाती है यह एनो डोमिनी। एडी का मतलब एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। मैं बताया था कि ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, और ईसवी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई अक्षरों बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं सही जोड़ी मिलाने के लिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसको याद रखना पूरे को, और इस कोटेशन को भी देख लो। इसमें है नर्मदा घाटी। तो हमने आपको बताया था नर्मदा घाटी के लोग क्या करते थे, आखेट करते थे, शिकार करते थे और फल, कंदमूल, फल का संग्रहण करते थे। तो नर्मदा का होगा आखेट संग्रहण से। उसके बाद आता है मगध। तो मगध जो है तो पहला बड़ा राज्य था। मगध गंगा नदी वाला इलाका जो दक्षिण में था, वर्तमान बिहार में, ये मगध पहला बड़ा राज्य था। फिर आती हैं गारो की पहाड़ियाँ। तो इसको मैं बताया था आपको, गारो की पहाड़ियाँ भी। आरंभिक कृषि। फिर नंबर 4 पे है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो यहाँ पे प्रथम नगर प्राप्त हुए थे।
और गंगा घाटी लगभग 25 वर्ष पूर्व के नगर। ये हुआ। इसके बाद एक कोटेशन, कुछ तिथियों का कोटेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पूरा कोटेशन याद रखना। इसमें दिया है कृषि का आरंभ 8000, सीधे क्वेश्चन आता है कृषि का आरंभ कब हुआ। 8000 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा पूर्व दे देगा, वर्ष पूर्व लिखा है ना, ईसा पूर्व देगा। और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व पढ़ाया था। 25 वर्ष पूर्व गंगा घाटी और तटीय क्षेत्रों में हुआ था। गंगा घाटी नगर मगध का बड़ा राज्य का उदय, ये 25 वर्ष पूर्व वाले हैं। फिर वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने जीवन की शुरुआत या मानव सभ्यता का विकास किस क्रम में हुआ, उस क्रम को हमने जाना इसके माध्यम से। तो आशा है कि ये आपके समझ में आया होगा। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो मैं बताया हूँ उसको पढ़ लेना, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारे सोर्स उपलब्ध हैं, पढ़ा देंगे पर बताएंगे नहीं क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। उनको 5 महीने 6 महीने पढ़ाने से मतलब है, इसलिए आपको एकदम परफेक्ट कंटेंट दिया जा रहा है, इसी से आएगा। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता है। नॉर्मल चीज़ें आप पढ़िए, जो बताया हूँ, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर दे के पढ़ाया हूँ उन चीज़ों को ज़रूर याद कर लो, बाकी पूरा एकदम हटा देना। जो अंडरलाइन की हुई चीज़ें थी उनको अच्छे से नोट्स बनाना और पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि मैं इस सीटेट 3 बार क्वालिफाई किया हूँ, MP वर्ग 1, MP वर्ग 2, सेट, नेट, ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट की जो चीज़ें हैं वो एक भी बाहर नहीं जाएंगे मेरे पढ़ाने से, ये गारंटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि फीडबैक अच्छा रहा तो कंटिन्यू सीटेट, MP सेट वर्ग 1, 2 के लेक्चर लगातार मिलते रहेंगे। क्लास 6 से क्लास 12 तक की पहले NCERT इसमें पढ़ाई जाएगी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए। धन्यवाद।